नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री ने अपील की है। देशवासियों से अपील के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला कर लिया है। सीएम धामी के काफिले में जो गाड़ियां हैं उनको कम कर दिया गया है। सीएम धामी ने अपने काफिले से 50% गाड़ियां कम कर दी हैं। यानी अब जब भी उनका कार्यक्रम होगा और जब भी उनके काफिले को निकलना होगा उस कार्यक्रम के लिए या किसी भी बैठक वगैरह के लिए, तब उन गाड़ियों की जो मौजूदगी थी, उनकी संख्या थी, उसको 50% कम कर दिया है। मान लीजिए कि 6 गाड़ियों के साथ वो निकलते थे, तो अब 2 या 3 गाड़ियां ही उनके साथ निकलेंगी, उनका काफिला निकलेगा। तो सीएम धामी के काफिले में गाड़ियां कम कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा संसाधनों को बचाने की अपील की थी। इस अपील के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने काफिले से 50% गाड़ियां कम कर दी हैं। सीएम धामी जब कैबिनेट बैठक में आए तो उनके काफिले में महज 5 गाड़ियां ही मौजूद थी। तो सीएम धामी ने ये बड़ा फैसला किया है। तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को भी यही आदेश दिए गए हैं। के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी देश की जनता को एक संदेश दिया, जिसमें ऊर्जा संसाधनों का कम से कम उपयोग करने का संदेश दिया। चाहे सोने की बात कर ली जाए, तेल की बात कर ली जाए, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अनावश्यक यात्रा से बचें। तेल की जो लागत जिस तरह से जो है गाड़ियों में, सभी मंत्रियों को भी उन्होंने हिदायत दी कि मंत्रियों को सभी को उन्होंने अपील की कि ताकि अपना काफिला कम करे। उसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक में पहुंचे हैं, जहां पर पहले से जो 10 से 11 गाड़ियां यहाँ पर इनके काफिले में देखने को मिल सकती थी, लेकिन अब यहाँ पर मात्र 5 गाड़ियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने ये एक पहल करी है। पहले गणेश जोशी ने स्कूटी पे यहाँ पर वो पहुंचे और स्कूटी पर जिस तरह से उन्होंने बोला कि मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी भी लूंगा, और उसी के क्रम में तमाम जितने मंत्रियां हैं और बात कर ली जाए उसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहीं ना कहीं पहल करी और उन्होंने उत्तराखंड की जनता से भी ये अपील करी है कि जितने भी ऊर्जा संसाधन है उनका उपयोग कम से कम किया जाए, क्योंकि जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, जो तनाव का माहौल बना हुआ है, इसमें पूरी देश की जनता को एकजुट होकर सामने आना होगा, ताकि जो ये तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है इससे तभी एकजुट होकर लड़ सके। अब देखने वाली बात ये होती है कि जो ये एक तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ है, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने काफिले कम करे, तमाम जितने मंत्री हैं यहाँ पर पहल कर रहे हैं, अब जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। अपने कैमरा पर्सन आशु गगत के साथ में हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, लैंसडाउन में बीजेपी जिला प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ बताया। सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को इस दौरान याद किया। तो पौड़ी के लैंसडाउन में बीजेपी जिला प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करते हुए दिखाई दिए। इस दरमियान उनका ये कहना था कि इस विचारधारा के दायरे में खड़ा होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। एक ऐसी विचारधारा जिसका सम्मान पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अनगिनत अन्य महापुरुषों ने किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पोषण और समझ के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया, हमारे सामने एक स्पष्ट रास्ता रखा और उस पर चलने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओर से देखा गया ये सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को हटाकर साकार किया गया है। पश्चिम बंगाल पर उन्होंने बात की और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ ऐतिहासिक जीत के साथ हमने एक बार फिर से उस दृष्टिकोण को मूर्त रूप दिया है, जहां हमारी पवित्र भूमि पर गंगोत्री से गंगा सागर तक सुशासन की लहर चल पड़ी है। ये पूरा इलाका, ये पूरा क्षेत्र अब बीजेपी का गढ़ बन चुका है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम उस विचारधारा के वाहक हैं, जिसे सर्वोदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे असंख्य महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन लगाकर उसको सीखने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। एक मार्ग हमारे सामने रखकर गए कि इस मार्ग पर ही चलना है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये आज भी नारा हम लोग लगाते थे, मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते।
कि कहते थे कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी, जहाँ हो बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो इस प्रकार के नारे हम लोग तब से लगाते आए हैं और ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो स्वप्न हमारे लिए सोचा था उसको पूरा करने का काम हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त करके उसको पूरा किया गया। और अभी जो बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो हमारी विजय हुई है उसमें भी हमने हमारे युद्धस्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा देखे गए स्वप्न को साकार करने का काम किया। और सच में मैं क्योंकि चुनाव में भी वहां गया और चुनाव के बाद भी गया, अभी शपथ ग्रहण समारोह में भी मुझे वहां प्रतिभाग करने का अवसर मिला। मैंने देखा ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्वतंत्रता मिली हो, इस प्रकार का वातावरण वहां बना दिया गया था। 15 सालों से दुर्गा मंदिर में ताले लटका दिए थे। कितना तुष्टीकरण, कितनी घुसपैठ। और हम चुनाव में जाते थे, देखते थे कहीं पर रैली के लिए परमिशन नहीं मिलती थी, हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन नहीं मिलती थी। हमारा जुलूस निकल रहा है, रैली निकल रही है, उसके बीच में जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ट्रक डाल दे रहे हैं, उसमें टेम्पू डाल दे रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, वो ये कि सीबीएसई 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम छात्र छात्राओं को बधाई दी है और ये कहा है कि परीक्षा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सीएम ने लगातार कोशिश करने का संदेश भी दिया है और जो इस बार असफल हुए हैं या उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं, उनके लिए भी उन्होंने यही संदेश दिया है कि आगे जीवन यहीं पर समाप्त नहीं होता है या जीवन की परीक्षा ये आखिरी परीक्षा नहीं है, लगातार कोशिश करने का संदेश उनकी ओर से दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट कर सीबीएसई 12वीं परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं को बधाई दी, जहां उन्होंने कहा कि सफलता कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का ही परिणाम है। हर परीक्षा जीवन में आगे बढ़ने की ही प्रेरणा देती है। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथ ही साथ कम अंक पाने वाले छात्रों से भी हताश नहीं होने की अपील की और लगातार कोशिश और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश उन्होंने दिया। सीबीएसई 12वीं परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, जिसमें जो अच्छे अंकों से पास हुए हैं, जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया है, उनके परिश्रम को उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि ये जो परिणाम है, अच्छे परिणाम हैं, ये आपकी परिश्रम की कहानी गढ़ते हैं और अनुशासन और साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। लेकिन जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए या उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए किन्हीं कारणों के चलते, या जो असफल हुए हैं, जो सफल नहीं हो पाए हैं इस परीक्षा में, उनसे भी निराश नहीं होने की अपील उन्होंने की है और ये कहा है कि वो भी हताश, निराश, परेशान ना हो। ये परीक्षा कोशिश करती रहें और भविष्य में उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना की है और साथ ही साथ ये संदेश दिया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोलियम पदार्थ का कम इस्तेमाल करने को लेकर सभी राज्य सरकारें कोशिश में जुटी हैं, जहां कैबिनेट बैठक में मंत्री गणेश जोशी इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन से सचिवालय पहुंचे, जहां इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का हमारी तरफ से पालन किया जा रहा है। ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर फैसले लिए गए, सार्वजनिक परिवहन के ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया गया। उन्होंने तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में दरअसल कैबिनेट की बैठक हुई। ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर फैसले भी लिए गए, सार्वजनिक परिवहन के ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया गया और ये कहा गया कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। सीएम धामी ने ईवी जो व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा देने और उनका इस्तेमाल करने की बात कही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोलियम पदार्थ का इस्तेमाल कम करने को लेकर सभी राज्य सरकारें अपनी तरफ से कोशिश में जुटी हुई हैं। जहां कैबिनेट बैठक में मंत्री गणेश जोशी इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन से सचिवालय पहुंचे और इसी दौरान मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का हमारी ओर से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकल के कार्य में अब इलेक्ट्रिक वाहन से ही किए जाएंगे। वहीं दूसरे और दूर दराज के क्षेत्र में कार्य में फ्लीट में गाड़ियों की कटौती की जाएगी, यानी कि जो उनका काफिला होगा उसमें गाड़ियों की कटौती की जाएगी। जो एक वैश्विक संकट पूरे विश्व पर आ गया है, तो भाई करोगे और आने वाले समय में तुम बाद में और गहराने वाला है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आग्रह किया था कि पेट्रोल डीजल का कम से कम प्रयोग करें, विदेश यात्रा में न जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, सोना न खरीदें। और जब 11 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया, तो मैंने उसी समय संकल्प लिया था कि मैं लोकल काम जितने भी होंगे, जहां हम संभव होंगे, हम सचिवालय जाते हैं, हम मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, गवर्नर हाउस जाते हैं, अगल बगल के क्षेत्रों में ब्याह शादी छोटे कार्यक्रम में जाते हैं, तो मैंने कहा था कि मैं एक्टिवा से चलूंगा और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, देहरादून में करीब 160 दिनों से हर साल भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहीं कुछ नर्सिंग अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से देहरादून के परेड ग्राउंड में टंकी के ऊपर भी विरोध स्वरूप चढ़े हैं। आपको बताते चले कि नर्सिंग अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अभ्यर्थियों की मांगों का ज्ञापन मिला है, जिस पर परीक्षण किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ में अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश का शासन आदेश भी दिया है, उसका भी परीक्षण करवाया जा रहा है और आगे इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये बाकायदा हाथों में तख्तियां लेकर और बैनर लेकर पहुंचे हैं कुछ जो अभ्यर्थी हैं, नर्सिंग अभ्यर्थी 160 दिनों से लगातार अपना विरोध जता रहे हैं और ये एक तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं और भर्ती प्रक्रिया समेत कई ऐसी सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर ये लगातार धरना दे रहे हैं। अब ज्ञापन सौंपा गया है तो स्वास्थ्य मंत्री ने टेस्टिंग कराने की बात कही है और ये कहा है कि पहले जांच होगी, उसके बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा। नर्सिंग अभ्यर्थियों का धरना 160 दिनों से लगातार जारी है। 3 दिन से थोड़ी सी ज़्यादा इस पर कार्रवाई होनी शुरू हुई है और नर्सिंग अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार ये जो विरोध है वो जताया जा रहा है। कई सूत्रीय मांगों को लेकर अब फिलहाल ये ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी और समझने वाली भी कि इस बार भी क्या इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई की जाती है, कोई कदम उठाया जाता है, क्योंकि 160 दिनों से लगातार ये धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन अब से पहले भी ज्ञापन दिए गए हैं, कोई ठोस कदम या कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग परीक्षण करा रहे हैं उनके ज्ञापन का और जो उन्होंने एक हिमाचल का शासनादेश भी दिया है तो शासनादेश को लेकर के भी परीक्षण करने की बात हुई है। मीटिंग करके परीक्षण करेंगे। आज किस कैबिनेट में कोई चर्चा है इसको लेकर के? फिलहाल तो एजेंडे में नहीं है अभी। सच्चा था। बिल्कुल, देखिए, नर्सिंग के बच्चों का ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को लेकर के सरकार हमेशा से उनके हित की बात कर रही है और तमाम सारी चीज़ों को जांच परख रही है, जो भी बच्चे उस समय जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि माननीय सुबोध उनियाल जी ने भी उनसे वार्ता करी और उन्होंने भी कहा है और उनको आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी इसको कैबिनेट में लाएंगे या जो भी प्रस्ताव होगा या जो बच्चों की मांगे हैं उस पर पूरी सरकार विचार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस किस तरीके से इस पर राजनीति कर रही है और उनकी महिला नेत्री टंकी पर चढ़ करके बैठ गई है और वहां पर इस तरह की जो हमारे बच्चे हैं जिनकी भावनाएं बहुत ही मार्मिक होती है उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस इस पूरे प्रकरण पर केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां कालाढूंगी में ऑनलाइन E0 FIR प्राप्त हुई, जहां पर एक महिला ने
एक महिला के साथ साइबर ठगों की ओर से ऑनलाइन जाली दस्तावेज यानी नकली दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर वास्तविक रूप से डिजिटल अरेस्ट कर 2,05,000 रुपये अपने विभिन्न खातों में डलवा दिए, अलग अलग खातों में डलवा दिए, जिसके बाद पीड़िता ने थाने जाकर शिकायत भी दर्ज करवाई और घटना के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, समय समय पर भारत सरकार द्वारा भी इसमें गाइडलाइन जारी रहती है कि जो साइबर ठग है उनसे बचें और अनजान नंबर को क्लिक ना करें। ऐसा ही केस थाने कारडुंगी में हुआ है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस संबंध में विचारणा की जा रही है। मेरा लोगों से अपील है कि अगर कोई इस तरह से अनजान नंबर से कॉल आए या लिंक आए तो तुरंत 1930 को नंबर डायल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां नैनीताल शहर के मल्लीताल कोतवाली में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब कोतवाल ने खुद को कमरा बंद कर लिया। कर्मियों के खटखटाने और काफ़ी आवाज़ देने के बावजूद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं मिली। अनहोनी की आशंका के चलते कर्मी दरवाज़ा तोड़ अंदर घुसे तो कोतवाल रोते बिलखते नजर आए। कई घंटों कर्मियों के निगरानी और मॉनिटरिंग के बाद पुलिस ने परिवार के लोगों को बुलाकर कोतवाल को उनके साथ भेजा। बताया जा रहा है कि फिलहाल कोतवाल की रवानगी पुलिस लाइन की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले कोतवाली में तैनात महिला पुलिसकर्मी का ट्रांसफ़र होने के बाद कोतवाल ने एसएसपी से महिला कर्मी नहीं होने का हवाला देकर ट्रांसफ़र नहीं करने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर कोतवाल की एसएसपी से बहस भी हो गई थी, विवाद भी हो गया था, जिसके बाद कोतवाल की संबद्धता समाप्त कर दी गई और उनका ट्रांसफ़र अल्मोड़ा कर दिया गया, जिसके बाद से ही वो तनाव में चल रहे थे। नैनीताल शहर के मल्लीताल कोतवाली में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब कोतवाल ने खुद को कमरा बंद कर लिया और यहाँ तक कि जिस तरीके से हमने आपको लगातार बताया कि आशंका के चलते, अनहोनी की आशंका के चलते जो तमाम पुलिसकर्मी थे वो कमरे में पहुँचे। खटखटाने के बावजूद भी जब कमरा नहीं खुला तो फिर रोने बिलखने के साथ वो नज़र आए और रोते बिलखते उन्होंने अपनी पूरी व्याख्या वहां पर दी, जिसके बाद अब लगातार कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताएं, जब उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के बाद हरिद्वार जिला में मदरसों की व्यवस्थाओं और संचालन को लेकर प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है। जहां जिले के 131 मदरसों की शुरुआती जांच में कई संस्थानों में अनियमितताएं सामने आने के बाद 23 मदरसों की मार्च और अप्रैल महीने की धनराशि को रोक दिया गया, यानी वित्त सहायता को रोक दिया गया है। तो वहीं 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन अब छात्रों, शिक्षकों, वित्तीय अभिलेखों और बाहरी राज्यों से आए बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू करेगा। सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि 1 जुलाई 2026 से केवल मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित हो सकेंगे, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अमित नंद ने बताया कि हरिद्वार जिला में पीएम पोषण योजना से जुड़े कुल 131 मदरसों की स्क्रीनिंग की गई थी। पहले फेज की जांच में कुल 23 मदरसे स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल पाए गए, असफल पाए गए, जिनकी धनराशि यानी वित्त सहायता फिलहाल रोक दी गई है। बाकी बचे हुए 108 मदरसों को योजना के तहत नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है और वित्त सहायता भी दी जा रही है। हमारे हरिद्वार में पीएम पोषण से आच्छादित 131 मदरसे हैं जिनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। पहले फर्स्ट चरण में हमने इनके साथ संवाद स्थापित किया राइट जिंदगी में और सबको एक न्योता दिया कि आप सभी लोग आए, आपसे अपने सामने बात होगी। तो उसमें से 121 लोगों ने हमें रिपोर्ट किया और 10 लोगों ने नहीं रिपोर्ट किया और उसी दिन उन्होंने बंद करने की, पीएम पोषण योजना बंद करने की नोटिस दे दी। तो सबसे पहले तो उनको संदिग्ध मानते हुए हम उनको दायरे में लिया है। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया उसी दिन और जो बाकी 121 मदरसे हैं उनसे ये अपेक्षा की कि आप खाना बनाते हुए और खाना खिलाते हुए आप शेयर करेंगे फोटो। तो इसमें से 4 मदरसा ने हमें एक दिन भी शेयर नहीं की, 10 दिन का हमने टाइम दिया था। तो उनको भी हमने जांच के दायरे में लिया कि अगर ये हैं तो क्यों नहीं हमें भेज रहे। 3 और मदरसे ऐसे थे जिन्होंने अपना MIS अपडेट नहीं किया। हमारा साल भर का एक डेटा होता है
फाइनेंशियल पूरा होने के बाद उनको अपडेट करना होता है, तो उन्होंने भी अपडेट नहीं किया, तो वो भी जांच के दायरे में। इधर लाल कुआं में नीट पेपर लीक मामले को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला, जहां उन्होंने ये भी कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। उनकी ओर से कहा गया कि लाखों छात्र छात्राएं दिन रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार परीक्षा की गोपनीयता तक सुरक्षित नहीं रख पा रही। इससे मेहनती छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी निराशा और आक्रोश है। हर बार पेपर लीक होने के बाद जांच और कार्रवाई के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन दोषियों पर और आरोपियों पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं होती, जिस कारण इन मामलों पर रोक नहीं लग पा रही है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि युवाओं का भरोसा फिर से कायम हो पाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी और कहा कि अगर जल्द से जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई इस पूरे प्रकरण पर, तो कांग्रेस उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस वर्ष भी नीट का पेपर लीक हो गया है। सरकार ने दोबारा एग्जाम करने की तैयारी कर दी है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी कहूँगा, जो सरकार आत्ममुग्ध है और हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, अपने बेहतर मैनेजमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट में तैयार रहती है, और उस सरकार से हम किस पारदर्शिता, किस अच्छे एग्जाम की और कौन से युवाओं के भविष्य की उम्मीद करें। हमें इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरिद्वार पहुंचकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, मीटिंग की। देवपुरा स्थित कांग्रेस ऑफिस में करण माहरा ने आगामी चुनावों की तैयारियों की उससे जुड़ी हुई चर्चा की, वार्ता की। साथ ही साथ लोगों से जुड़े कई अहम और अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए करण माहरा ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों को सोना खरीदने लायक छोड़ा ही नहीं गया है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले कुंभ मेले पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो जनता से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर इस मीटिंग में बातचीत की गई और चर्चा की गई। दरअसल प्रधानमंत्री की अपील, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 1 साल तक सोना ना खरीदें या फिर जो ईंधन है उसमें कमी करें, उस पर तंज कसते हुए नजर आए। मुझे तो डर है, जिस तरीके की अपील प्रधानमंत्री ने की है, ये कुंभ को भी ढंग से होने देंगे या नहीं होने देंगे। चुनाव तक मुख में दही जमा हुआ था, चुनाव के बाद बोल दिया कि साहब सोना मत खरीदो। अरे तुमने किसी को सोना खरीदने लायक छोड़ा भी है जो सोना खरीद सके? और आज मैं देख रहा हूँ कि स्कूलों को शायद बंद करने की बात हो रही है कि ऑनलाइन शिक्षा दीजिए। हजूर को ये पता ही नहीं कि अभी गाँव के लोगों के पास, परिवारों का एंड्रॉइड फोन भी नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं है कि वो 10-15 हज़ार रुपए के फोन खरीद सके। ऐसे में कैसे ये सफल होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।